मैं रवि कुमार आप सभी व्यूअर्स का आपके चैनल फिजिक्स जी पे स्वागत करता हूं। तो लास्ट क्लास में आप लोग किसी विद्युत द्विध्रुव के कारण उसकी अक्षीय स्थिति या एक्सियल पॉइंट पर विद्युत विभव का मान निकालना सीखे थे और बहुत आसानी से हम लोग ने रिजल्ट ले आया था। कुछ नहीं किए थे। दो आप विद्युत द्विध्रुव के विषय में जानते हैं कि दो बिंदु आवेश हो जिसका कि मैग्नीट्यूड समान हो और प्रकृति विपरीत हो। तो एक माइनस क्यू चार्ज एक प्लस क्यू चार्ज और उसको अल्प दूरी पे रख देते हैं, जैसे डंबल वगैरह जिम में देखते हैं। तो वही आकार रहता है आपका इलेक्ट्रिक डायपोल का या विद्युत द्विध्रुव का। तो इलेक्ट्रिक डायपोल काफ़ी इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम के लिए भी। केमिस्ट्री वगैरह में भी आप लोग देखिएगा पोलर मॉलिक्यूल, नॉन पोलर मॉलिक्यूल, तो एक्चुअल में वहाँ पे भी इलेक्ट्रिक डायपोल का कंसेप्ट है। तो लास्ट क्लास में हम लोग किसी विद्युत द्विध्रुव के अक्षीय स्थिति यानी कि उसका एक्सियल पॉइंट पे हमने विद्युत विभव V का मान निकालना सीखा था और बहुत आसानी से रिजल्ट ले आए थे। आप लोग अगर चैनल में जो नए हैं तो आप पीछे का वीडियो देख लीजिएगा, बहुत आसानी से हमने रिजल्ट ले आया था। तो यहाँ पे लिख भी दिया है आपका, हेडिंग में देख लीजिए, विद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर विभव V, इंग्लिश में कहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल। तो पहला जो केस था वह अक्षीय स्थिति या इंड ऑन पोजीशन या इसको एक्सियल पॉइंट कहेंगे और उसमें हमने रिजल्ट निकाल लिया था V बराबर 1/4πε0 P/r²। तो लिख दिया है, पिछला क्लास में आपका हो गया है, वीडियो आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा। और बहुत स्टूडेंट ऑब्जेक्टिव वगैरह के लिए भी कहे थे, तो प्रॉब्लम करवाना तो मेरे सबसे प्रिय काम में है, खास के न्यूमेरिकल कराना, क्वेश्चन बैंक कराना। लेकिन क्वेश्चन बैंक कराने के लिए या प्रॉब्लम कराने के लिए हम लोग को एक थोड़ा सा बेस होना चाहिए, एक आधार कहीं मिलना चाहिए जिस पे आप खड़ा हो सके, तभी तो हम आगे का काम कर सकते हैं। तो उसके लिए प्रॉब्लम के लिए आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, जितना प्रॉब्लम कहिएगा उतना कराएंगे। और मिनिमम आप लोग का चैप्टर के लास्ट में तो बुक से NCERT का बुक हो या स्टैंडर्ड एक बुक से जितना उसका क्वेश्चन आंसर रहेगा प्लस क्वेश्चन बैंक जो कि आपका प्रीवियस ईयर में पूछ चुका है, वह सारा क्वेश्चन बैंक हम करवाएंगे। और विश्वास रखिए कि 90% से ज़्यादा 99% हम कहते हैं क्वेश्चन आप खुद से सॉल्व कीजिएगा। मेरा काम केवल इतना रहेगा कि आपके अंदर से डर निकाल दे कि हमसे नहीं बनेगा। तो अगर आप लोग शुरू से पहला क्लास से, जिसमें याद कीजिए कि हम जड़त्व की चर्चा किए थे। जड़त्व क्या कहता है, तो फिजिक्स का नियम पूरे ब्रह्मांड में हर चीज़ पे लागू होता है। और फिजिक्स हम हमेशा ऐसे भी कहते हैं कि यह तो पूरी तरह से आम जीवन से जुड़ा हुआ है, हर चीज़ में आप देखिएगा फिजिक्स आपका लागू होता है। तो हमने कहा था कि जड़त्व का नियम कहता है कि कोई वस्तु अगर विरामावस्था में है तो विराम में ही बना रहना चाहता है, और गति की अवस्था में है तो गति में ही रहना चाहता है जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल ना लगे। तो आप कहिएगा कि सर इसका चर्चा यहाँ इलेक्ट्रोस्टैट में जड़त्व का क्यों कर रहे हैं। तो आप शुरुआती वीडियो देखिएगा, हम क्लियरली कहते कि फिजिक्स हर जगह आपका अप्लाई हो जाता है। जैसे पढ़ाई पे ही अगर जड़त्व का नियम देखिएगा, तो अगर आप नहीं पढ़ रहे हैं, पढ़ाई से दूर हो गए हैं किसी रीजन से, तो फिर आप दूर ही रहना चाहिएगा, आपको पढ़ने में मन नहीं लगेगा। और एक बार अगर शुरू कर दीजिएगा, कुछ दिन मन को शांत करके और पढ़ाई शुरू कर दीजिएगा। जैसे अभी हम लोग 2-3 चैप्टर पढ़ लिए, इलेक्ट्रोस्टैट पढ़ लिए, विद्युत विभव पढ़ लिए और
गॉस लॉ आपका चैप्टर 1 में इलेक्ट्रोस्टैट पर है, चैप्टर 2 में आप लोग गॉस लॉ पढ़ लिए, और यह आपका चैप्टर 3 भी अब लगभग समाप्ति होने वाला, क्योंकि जो भी टॉपिक है, जैसे आज ही का टॉपिक है तो बहुत आसान है, एकदम सिंपली समझ में आएगा, क्योंकि बेसिक काम हमने शुरुआत में कर लिया। तो अगर शुरू से आप लोग वीडियो देखे हैं तो अब आपके पास एक अच्छा नींव है, मतलब एक धरातल है जिस पे आप खड़ा होके आगे का काम कर सकते हैं। इस चीज़ का चर्चा हम कर रहे हैं। तो हम कह रहे थे कि जैसे कोई भारी व्हील है, कोई चक्का है, विराम में है, तो उसको घुमाने में शुरू में क्या होता है, बहुत ताकत लगाना पड़ता है, लेकिन एक बार जब वह घूमना शुरू हो जाए तो फिर आसानी से लुढ़कते चला जाता है। तो हमने काफ़ी मेहनत किया है आप लोग के पीछे, और उसका परिणाम है कि हम आपका वह जो जड़त्व जो वह रुका हुआ था उसको हम अब मूविंग पोजीशन में ले आए हैं, और एक बार जब यह लुढ़कने लगा है, आपकी गाड़ी चल पड़ी है, आप सीखने के रास्ते पे बढ़ चुके हैं, तो यह अब आपका कर्तव्य बनता है कि इसको रुकने नहीं दीजिएगा। अगर रुक जाएगा तो फिर से उतना मेहनत करना पड़ेगा, उसको वापस से फिर गति जड़त्व को तोड़ के फिर से उसको मोशन में लाने के लिए। तो फिजिक्स का नियम ऑलरेडी देखिए कि हर जगह लागू हो रहा है आप लोग को। दूसरा, बहुत लोग को लगता है कि सर बहुत सीरियस रहते हैं, कुछ इंटरटेनमेंट नहीं होता है। एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा कि आप कोई भी काम करते हैं, चाहे खेल रहे हैं, पढ़ रहे हैं, मनोरंजन के लिए हैं, आपके हमेशा अपना लक्ष्य पता रहना चाहिए कि हम कौन काम कर रहे हैं, किस काम से हम यहाँ पे मौजूद हैं। निश्चित रूप से अगर आप लोग वीडियो देख रहे हैं, मतलब आप लोग 11-12 के स्टूडेंट हैं या पास आउट हैं, तो आप तैयारी कर रहे हैं इंजीनियरिंग, मेडिकल, एग्रीकल्चर, पॉलिटेक्निक, तो आप हमेशा अपना लक्ष्य माइंड में रखिए कि हम किस कारण से यहाँ पे मौजूद हैं। जैसे अभी मौजूद हैं तो हम लोग का मकसद है फिजिक्स सीखना है, काफ़ी समय आपका लॉकडाउन में बर्बाद हो चुका है, उसको मेकअप करना है, आने वाले बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी करनी है। तो हमारा मकसद अगर पढ़ना है तो पूरा फोकस हम लोग का पढ़ने पे रहेगा। और मनोरंजन इंटरटेनमेंट के लिए और भी साधन है, बहुत सारा साधन है, साधन का कमी नहीं है, लेकिन फिर भी हमेशा हम कहेंगे कि पढ़ाई से बड़ा इंटरटेनमेंट कोई नहीं है। एकदम हम गारंटी लेके कहते हैं, आप लोग इसको महसूस करके देखिएगा कि 4 घंटा आप पढ़ के उठिए और तब थोड़ा बाहर निकलिए, घूमिए, टहलिए, और देखिए कि वह जो कॉन्फिडेंस वह आपको बताने की ज़रूरी नहीं पड़ेगी, वह आपके चेहरे पे झलकेगा। और वही 4 घंटा स्नैक वीडियो, टिकटॉक देख के इधर उधर करके तब निकलिए और देखिए वह झूठा आभा रहेगा, झूठा कॉन्फिडेंस हो कीजिएगा। तो पढ़ाई से बड़ा इंटरटेनमेंट भी कुछ नहीं है, बशर्ते पढ़ाई समझ में आनी चाहिए। और पढ़ाई समझ में तभी आएगी जब आप उसका विराम जो जड़त्व का जो नियम है, जो कि रुका हुआ है, उसको आप गति में ले आइए, उसका जड़त्व को तोड़ दिए। तो जो भी नए व्यूअर्स हैं वह शुरू से वीडियो देखना शुरू कीजिए। चैप्टर 1 से इलेक्ट्रोस्टैट आपका शुरू हुआ है। शुरुआत में थोड़ा बहुत प्रॉब्लम लगेगा, वीडियो में कुछ में अंधेरा हल्का है, आवाज़ का भी प्रॉब्लम है, लेकिन वीडियो हम देखे हैं बार बार। अगर पढ़ना उद्देश्य है तो पढ़ने के लिहाज से सफिशिएंट है। और इधर का वीडियो आप लोग देख रहे होंगे कि अब हमको ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है, आपका वीडियो क्वालिटी भी अच्छा कर दिए हैं, साउंड के लिए भी माइक वगैरह आ गया है, तो उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो कुल मिला के यही कहेंगे कि अगर हम लोग पिछला 1.5-2 महीना मेहनत किए हैं तो उसका परिणाम यही है कि अब आपका गाड़ी स्मूथ रूप से आगे की ओर बढ़ चुका है, आपके अंदर कुछ पोटेंशियल जमा हो चुका है, और इसको रुकने नहीं देना है, इसको आगे की ओर ले जाना है। और जितना क्वेश्चन बैंक करना है, प्रॉब्लम करना है, उसके लिए बिल्कुल निश्चिंत रहिए। मेन थोड़ा सा आप लोग का कंसेप्ट डेवलप कर रहे हैं, और प्रॉब्लम देखिएगा, इसी चैप्टर का प्रॉब्लम देखिएगा, जस्ट 1-2 इसको ख़त्म करते हैं, फिर प्रॉब्लम ही लाएंगे। सारा प्रॉब्लम आप लोग से बनेगा और एकदम आसानी से बनेगा।
तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल चैप्टर है, हमेशा आपको माइंड में रखना है कि पोटेंशियल वर्क से जुड़ा हुआ है। पोटेंशियल और वर्क और एनर्जी यह पूरा फिजिक्स को नचा सकता है, इस कंसेप्ट को छोड़िएगा नहीं। तो हम लोग चर्चा तो करते ही रहते हैं थोड़ा बहुत। थोड़ा सा एक और चीज़ आ रहा है इंटरटेनमेंट का, जब बात किए तो एकदम रियल स्टोरी कर रहे हैं। पिछला साल रिजल्ट आया आपका, संस्थान का रिजल्ट भी काफ़ी अच्छा था। लगातार आप देख रहे हैं 2-3 साल जब से शुरू किए हैं, पूरा कड़ाई था जिसमें सारा फेल हो रहा था। उस समय भी आपका संस्थान अच्छा रिजल्ट दिया। रीज़न था कि हम लोग मेहनत किए थे। कोई 2 महीना 15 दिन गेस रटाता है, मटेरियल देता है, हम लोग पहला क्लास से बिल्कुल 11 से ही लग जाते हैं। आधा घंटा 45 मिनट का क्लास रहता है, वह देखते होंगे 1.5 घंटा चलता है। संडे को भी आपका क्लास रखते थे। तो मेहनत करते हैं, परिणाम लेते हैं, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। तो हुआ क्या कि इंटर का रिज़ल्ट आया तो एक स्टूडेंट फ़ोन किया, उसका मार्क्स काफ़ी अच्छा आया था, 400+ मार्क्स आया था, क्योंकि काफ़ी एवरेज स्टूडेंट था शुरुआत में। होता है ना कि कहता है कि अरे फलनामा न पढ़े वाला है, ऐसे वैसे। तो गार्जियन को भी कुछ कुछ कमेंट सब करते रहता है आस पड़ोस में, सब में। तो स्टूडेंट एवरेज से बिलो था, लेकिन पढ़ाई जैसे अभी हम लोग शुरुआत किए, सबको जोड़ने का कोशिश किए। तो मेहनत हमारा मकसद रहता है कि हम एक एक स्टूडेंट को, जो कमज़ोर से कमज़ोर स्टूडेंट है, उसको भी लेके चले। तो उसको पढ़ाई में मज़ा आने लगा, रिज़ल्ट भी उसका अच्छा आया। तो अब वह फ़ोन किया जस्ट रिज़ल्ट के बाद कि सर थोड़ा सा हमारे पिताजी से बात कर लीजिए। फ़ोन नंबर मैसेज में दिया कि सर आप बात कर लीजिए, न तो मार हो जाएगा गांव में, वो झगड़ा कर लेंगे किसी से। हम कहे भाई ऐसा क्या बात हो गया? तो कह रहा है कि नहीं सर देखिए, वह शाम से निकले हैं तो लगातार घूमते जा रहे हैं, घर घर जाके और पूछ रहे हैं कि हो तोहर लड़कवा के कितना नंबर आलो, हाजीपुर पढ़त रहो ना, पटना जाइत रहो ना। और वो हर एक को जाके पोक कर रहे हैं, हर एक के गार्जियन को जाके और घूम घूम के, या मतलब कि पूछते जा रहे हैं कि कहाँ पढ़त रहो, कैसे करत रहो। तो हालांकि ऐसा होना नहीं चाहिए, लेकिन यह फीलिंग, आप भावना को समझिए कि आपकी सफलता से आपके पेरेंट्स लोग भी कितने जुड़े होते हैं आपके कारण। हो सकता है उनको भी कोई कुछ कमेंट किया होगा कि कहाँ पढ़ रहा लड़का, गांव में रह के, चूँकि इंस्टीट्यूट गांव में है, सब लोग को क्षमता नहीं है बाहर जाके पढ़ने का। तो गांव में रह के भी और अच्छा रिजल्ट आना, तो आप समझ सकते हैं कि क्या फीलिंग होगा। तो वह जवाब देने सब को निकल गए। ऐसा होना नहीं चाहिए, लेकिन आप महसूस कीजिए कि आपसे कितने लोगों की भावनाएं जुड़ी है। बहुत लोग ऐसा भी होंगे जो चाहते होंगे कि आपका रिजल्ट खराब हो, या वो लोग माइंड में फिगर बना लिए होंगे कि पढ़ने वाला नहीं है, और आप सबको अचंभित कर दीजिए। और बहुत आसान है, ऐसा कुछ नहीं है। फिजिक्स हम कहें कि 11-12 में तो दोबारा मौका ईश्वर आपको देते हैं कि पीछे से कोई मतलब ही नहीं। आप स्टार्टिंग कर सकते हैं, कुछ भी नहीं जानते हैं फिर भी फिजिक्स सीख सकते हैं, और हम आप लोग के लिए लगातार इस दिशा में काम कर ही रहे हैं। तो आप लोग शुरू से वीडियो देखिए, जो नया भी है, चूँकि यह इंटरटेनमेंट चैनल नहीं है कि विद पूरा लिए कि हाँ देख लिए 5 मिनट हो गया। वीडियो पूरा देखिए और पढ़ाई का माहौल बना के, ग्रुप बना के, अपना 20, 25, 50 स्टूडेंट का ग्रुप है, सब एक दूसरे से इजी है। व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे ग्रुप अगर रहेगा, क्या पढ़ रहा है, तुम क्या पढ़ा, तुम कौन प्रॉब्लम बनाया, कुछ प्रॉब्लम भी होगा तो आप बताइएगा। और पूरा ग्रुप का जो डिसीजन होगा, जैसे कहिएगा कि नहीं सर ये चीज़ करवा दीजिए, तो हमको भी पता रहेगा कि हाँ सब लोग का ही है। तो काफ़ी एक माहौल बन जाएगा आप लोग का पढ़ाई का। तो अब चूँकि शुरुआत हम भी किए थे, हमको भी उतना अनुभव नहीं था खास के ऑनलाइन में, लेकिन
कोई दिक्कत नहीं है। हम अपनी बात को आपके सामने अच्छी तरह से रख पा रहे हैं और आप लोग का भी रिस्पांस हमको काफ़ी अच्छा मिला है। हम ऐसा सोच के कोई शुरू भी नहीं किए थे कि वायरल हो जाएगा वीडियो, पूरा तहलका हो जाएगा, वैसा कुछ मकसद नहीं था। मेन हमारे स्टूडेंट जो पहले से जुड़े हुए थे, अचानक से इंस्टीट्यूट बंद हुआ तो असली टारगेट तो आप लोग थे। लेकिन जो भी नए व्यूअर्स भी हैं, जब मेहनत हम कर रहे हैं तो जितना ज़्यादा लोग इससे बेनिफिट उठा सके उतना अच्छा है। उससे ज़्यादा अभी कुछ हमारे माइंड में नहीं है। आपका रिस्पांस हमको मिलते रहना चाहिए कि आप पढ़ रहे हैं तो कम से कम वीडियो देखने के बाद कमेंट सेक्शन में जाके बताइए, कुछ भी आप कमेंट कीजिए क्या दिक्कत है। और मटेरियल के लिए, कंटेंट के लिए निश्चिंत रह जाइए, उसके लिए हम सफिशिएंट हैं। क्योंकि हम नया काम नहीं शुरू किए हैं, हम पहले से आप लोग जानते हैं काम कर रहे हैं और हमको पता है कि अगर हम मेहनत करेंगे तो हम रिज़ल्ट लेंगे। और सेम चीज़ आप लोग पे भी अप्लाई होगा। तो आज का क्लास बहुत आसान है, जल्दी से हम लोग कर लेते हैं। थोड़ा सा बात तो करते ही रहते हैं हम लोग। तो देख लीजिए कि विद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पे विभव निकालना था, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल। तो अच्छी स्थिति पे V बराबर 1/4πε0 P/r², या पिछला क्लास में हम लोग निकाल लिए थे। अब हम लोग आज के क्लास में निरक्षीय स्थिति या इक्वेटोरियल, और उसी को कहता है ब्रॉड साइड ऑन पोजिशन। तो मेन अगर यह जो पढ़ने वाले हैं, मेन चीज़ याद रखना है तो केवल टर्म ध्यान रखिएगा कि एक अक्षीय स्थिति होता है और एक निरक्षीय स्थिति होता है। अक्षीय स्थिति को एक्सियल पॉइंट या इंड ऑन पोजीशन या लॉन्गिट्यूडनल पोजीशन कहते हैं, और निरक्षीय स्थिति को कहते हैं इक्वेटोरियल और ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन। तो उसमें अब चर्चा तो हम पहले ही कर चुके हैं, थोड़ा सा देख लीजिए। सबसे पहला काम तो आप एक इलेक्ट्रिक डायपोल बना लेते हैं। तो यहाँ पे एक -q चार्ज ले लिए और यहाँ पे एक +q चार्ज ले लिए। इसको A कह दिए, इसको B कह दिए। तो यही आपका क्या बन गया, इलेक्ट्रिक डायपोल बन गया। दो समान परिमाण के विपरीत आवेशों को एक दूसरे से अल्प दूरी पे रख दिए। तो एक आवेश इधर है, एक इधर है, यह दूरी बहुत कम होता है, दिखाने के लिए बड़ा कर रहे हैं। तो यह आपका क्या बन गया, इलेक्ट्रिक डायपोल बन गया। ध्यान से सब लोग देख लीजिए, शुरू से ही चर्चा कर लेते हैं। अब इस डायपोल में आप लोग इलेक्ट्रोस्टैट में इससे परिचित हो चुके हैं कि इसका डायपोल मोमेंट क्या होता है, दिशा क्या होता है, फ्रॉम निगेटिव टू पॉजिटिव। और इसके कारण वहाँ पे याद कीजिए कि एक अक्षीय स्थिति पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाले थे और एक निरक्षीय स्थिति पे निकाले थे। तो वह काम वहाँ कर चुके हैं, वहाँ पे आप लोग शुरू से रिवाइज भी करते रहिएगा और अच्छा कंसेप्ट बिल्डअप होते रहेगा। तो यहाँ पे हमको कह रहा है कि वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाले थे, यहाँ पे क्या निकालना है। तो चूंकि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल चैप्टर पढ़ रहे हैं, मतलब हमको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है। तो दो स्थिति डायपोल का बनता है मेनली, एक इसका एक्सियल पॉइंट पर जिसको कहता है अक्षीय स्थिति। तो पहले से जानते हैं कि दोनों आवेश को क्या कर रहे हैं, मिला दे रहे हैं, या मिलाने वाली रेखा को क्या कर रहे हैं, डायपोल का अक्ष कर रहे हैं। इसको इंग्लिश में कहेंगे एक्सिस। तो कोई भी बिंदु अगर डायपोल के अक्ष पर लेते हैं, उसी को कह दिया अक्षीय स्थिति, नाम से ही क्लियर है। और दूसरा कह रहा है निरक्षीय स्थिति। तो डायपोल का निरक्ष किसको कहिएगा, तो जो अक्ष पर नहीं है। एक तो यह ध्यान में रखिएगा, निरअक्ष यानी कि वह अक्ष पे नहीं है। तो निरक्ष क्या होता है डायपोल का, तो हम बताए थे कि डायपोल का सेंटर इस तरह से वो ले लीजिएगा और लंबाई जान के हम लोग 2L लेते हैं। अगर आपका इच्छा होगा कि L ही L ले सकते हैं। अगर L लीजिएगा तो इसको L/2 लिखना पड़ेगा, इसको भी L/2 लिखना पड़ेगा। तो डायपोल की लंबाई क्या ले लिए, 2L, और यह केंद्र हो गया O, यहाँ से यहाँ तक L, यहाँ से यहाँ तक L। तो दोनों आवेश को मिलाने वाली रेखा कहते अक्ष कहलाता है। और इसके केंद्र से गुजरने वाली रेखा जो कि इस डायपोल के अक्ष पे क्या हो, लंब हो, और साथ में केंद्र से गुजर रहा है, मतलब इसके लंबाई को 2 बराबर भाग में बांट रहा हो। और इसी को कहते हैं क्या,
नीरज। तो पहला चीज़ यह आपका क्लियर होना चाहिए। अब इस रेखा पर यानी कि इसके नीरज पे कह रहा है कि मानना एक द्विध्रुव AB या द्विध्रुव AB ले लिए, जिसका द्विध्रुव आघूर्ण P बराबर Q/12 है। तो डायपोल मोमेंट द्विध्रुव आघूर्ण आपको पता है क्या होता है, तो कोई एक आवेश का परिमाण तो Q हो गया, और बीच का दूरी, तो दोनों के बीच की दूरी क्या है, 12 है। तो डायपोल मोमेंट या द्विध्रुव आघूर्ण क्या हो गया, P बराबर Q/12। तो माना एक विद्युत द्विध्रुव AB जिसका द्विध्रुव आघूर्ण P बराबर Q/12 है के मध्य बिंदु O से R दूरी पर उसकी निरक्षीय स्थिति में एक बिंदु P है जिस पर विभव भी ज्ञात करना है। क्लियर है सब लोग को। तो निरक्षीय स्थिति बता ही दिए क्या है। तो यह लाइन थोड़ा सा हमको परपेंडिकुलर नहीं लग रहा है इस पे, तो इस तरह से खींचते हैं इसको, यानी कि यह आपका ओरिजिन O है। तो अक्ष पहले क्लियर हो गया कि दोनों आवेश को मिलाने वाली रेखा अक्ष कहलाया, और वह रेखा जो डायपोल के कहाँ से, केंद्र से गुजर रही है और इस पे लंब है, उसी को क्या कहेंगे, नीरज कहेंगे। अब इस निरक्षीय स्थिति पर केंद्र से R दूरी पर कोई बिंदु मान लिया है, यहाँ पे P है। तो R दूरी पे कोई बिंदु आप ले लेते हैं यहाँ पे P। ध्यान से देख लीजिए, यह दूरी आपका क्या है, तो यहाँ से यहाँ तक का दूरी कह रहा है आपको R है। तो केंद्र से, डायपोल के केंद्र से R दूरी पे कोई बिंदु P लिए हैं, और इस बिंदु P पे आपको क्या करना है, विद्युत विभव भी ज्ञात करना। तो अगर एग्जाम में लॉन्ग क्वेश्चन में आप लोग को पूछता है तो वह भी आप लोग आसानी से क्या कीजिएगा, जैसे लॉन्ग क्वेश्चन में कहा कि किसी विद्युत द्विध्रुव के अक्षीय स्थिति या फिर निरक्षीय स्थिति पे विद्युत विभव V का मान ज्ञात करें। तो लैंग्वेज सीखिए कैसे लिखेगा। माना एक विद्युत द्विध्रुव AB जिसका द्विध्रुव आघूर्ण P बराबर Q/12 है के मध्य बिंदु O से R दूरी पर उसकी निरक्षीय स्थिति में एक बिंदु P है जिस पर विभव भी ज्ञात करना है। यह जरूर एग्जाम में लिखेगा, एक्चुअल क्वेश्चन को ही आप लोग रिपीट कर दिए। अब इससे फ़ायदा क्या होगा कि एग्जामिनर का व्यू आपके सामने में इंप्रेशन जो चेक कर रहा है उसका अच्छा बन जाएगा। फिर इस तरह से एक डायपोल बना दिए AB और इसका केंद्र ले लिए O, यहाँ से यहाँ तक के, यहाँ से यहाँ तक के, यानी डायपोल की लंबाई हो गया 12, और केंद्र से R दूरी पर एक बिंदु आपने ले लिया P जहाँ पर कि विद्युत विभव भी ज्ञात करना। मेन इतना काम कर लिए। अब आगे का काम देखिएगा, चुटकी में होगा, कोई टेंशन आप लोग को नहीं होने जा रहा। तो अगर बिंदु P पे विभव आपको ज्ञात करना है, विभव कैसा राशि है, अदिश राशि है, और किसके किसके कारण विभव होगा, तो आप लोग पढ़े थे कि कोई एक आवेश है उससे R दूरी पे विभव क्या होता है, 1/4πε0 Q/R। और अगर सिस्टम ऑफ चार्ज था यानी एक से अधिक आवेश था तो क्या किए थे, सबका विभव V1 V2 V3 निकाल के सबको क्या करते थे, जोड़ देते थे, और चूंकि अदिश राशि है तो सामान्य बीजगणित के नियम से जुट जाता था। तो अब सेम काम हम लोग अक्षीय स्थिति पे भी किए थे, इसके कारण विभव निकाले थे, इसके कारण निकाले थे, दोनों को जोड़ दिए थे, आपको यह रिजल्ट आपका आ गया था 1/4πε0 P/R²। वही काम यहाँ भी करेंगे, लेकिन वहाँ अक्षीय स्थिति पे था, अब कहाँ पे है, निरक्ष पे है। तो अब देखो यह -Q आवेश जो है इसके कारण यहाँ पे मान लीजिए विभव हो गया, कुछ विभव होगा यहाँ पे, मान लो कि यहाँ पे यह जो आपका -Q आवेश है इसके कारण यहाँ पे विभव VA होगा। मान सकते हैं कि -Q आवेश जो बिंदु A पर है उसके कारण बिंदु P पे विभव VA मान लिए। उसी तरह से यह जो +Q आवेश है इसके कारण बिंदु P पे विभव मान लीजिएगा क्या है, VB है। तो मेन काम आपको क्या करना है
कि VA और VB इस दोनों का मान आपको निकाल लेना है। VA का मान निकाल लीजिएगा, VB का मान निकाल लीजिएगा, और फिर क्या करना होगा, तो यहाँ पे टोटल पोटेंशियल क्या हो जाएगा, तो V बराबर VA प्लस VB, आसानी से बिंदु P पे भी हो निकल जाएगा। तो अब VA का मान कितना होगा, तो सबको पता है कि यह बिंदु आवेश अगर A पर -Q है तो इससे कुछ दूरी पे यह बिंदु P है, और यह दूरी अगर आपको जैसे ही पता चलेगा आप आसानी से लिख दीजिएगा 1/4πε0। आवेश -Q है तो -Q बटे यह दूरी। उसी तरह से यह +Q आवेश के कारण तो 1/4πε0 Q बटे यह दूरी। तो अब देख लो कि यह दूरी आप लोग कैसे निकालिएगा, एकदम सिंपल है, 9th 10th में पढ़े होंगे। यह कैसा त्रिभुज बन रहा है, समकोण त्रिभुज बन रहा, और इसका लंब आपको R पता ही है और यह आधार आपका L पता ही है। यह दूरी क्या हो गया, तो समकोण त्रिभुज का यह कर्ण है। कर्ण बराबर क्या होता है, √अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो यह दूरी आपका क्या हो गया, √अंडर लंब स्क्वायर आपका यानी R का स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर यानी कि L का स्क्वायर। देखो एकदम सिंपल हो गया कि नहीं। उसी तरह से यह दूरी भी क्या होगा, तो यह भी तो समकोण त्रिभुज ही बन रहा है। यह लंब है, यह आधार है, यह क्या हो गया, √अंडर लंब स्क्वायर यानी R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। तो यह दूरी भी अब आपको पता है, यह दूरी पता है, दोनों एक्चुअल में क्या है, बराबर ही है। तो बिंदु A पर आवेश -Q के कारण अगर विभव VA है तो VA बराबर क्या हो गया, 1/4πε0। आवेश आपका है -Q बटे बीच का दूरी क्या लीजिएगा, √अंडर R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं है। उसी तरह से आपको बिंदु B पे आवेश +Q है, उसके कारण विभव अगर P पे VB है तो VB हो गया 1/4πε0 +Q है तो Q बटे R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। तो A के कारण विभव VA निकाल लिए कहाँ पे, बिंदु P पे। B के कारण विभव VB आप निकाल लिए P पे, वह आपका एक हो गया 1/4πε0 -Q बटे R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, और VB हो गया 1/4πε0 Q बटे √अंडर R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। अब कुछ नहीं करना है, V बराबर क्या हो जाएगा, VA प्लस VB। तो VA के जगह पे हो गया आपका 1/4πε0 -Q बटे √अंडर R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, और प्लस VB आपका हो गया 1/4πε0 Q बटे √अंडर R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। अब देख लो, एक निगेटिव है एक पॉजिटिव है, दोनों क्या हो गया, कैंसिल हो गया, और VA प्लस VB क्या हो गया, 0 हो गया। यानी कि निरक्षीय स्थिति पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इलेक्ट्रिक डायपोल का क्या होता है, शून्य होता है, निरक्षीय बिंदु। अब यही चीज़ आप लोग का देखो एग्ज़ाम में पूछता रहता है, और थोड़ा सा जानकारी नहीं रहने के कारण एक बार भी अगर जो पढ़ लिया तो क्या कभी भूलेगा कि अच्छी स्थिति पे क्या होता है, तो वह तो होता है 1/4πε0 P बटे R स्क्वायर। जबकि निरक्षीय स्थिति पे विद्युत द्विध्रुव के निरक्षीय स्थिति पे किसी भी बिंदु पे जाएंगे विद्युत विभव क्या होगा, शून्य होगा। तो लॉन्ग क्वेश्चन भी बन गया और ऑब्जेक्टिव भी इससे आपका बन गया। और देखिएगा बार बार पूछते रहता है, देखने में लगेगा कि कितना बड़ा टॉपिक है और कितना आसानी से आपने इसको समझ लिया। तो यही फिजिक्स का खूबसूरती है कि एक बार जब आप लोग शुरुआत अच्छा से अपना नींव अच्छा कर लेते हैं, बेस अच्छा स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं, तो फिर आगे एकदम मज़ा आते जाएगा आप लोग को। अभी प्रॉब्लम बनाइएगा और भी आप लोग को आनंद आएगा। तो आज का क्लास हो सकता है थोड़ा लंबा जा रहा है, इतना ही रहने देते हैं, फिर ज़रूरी होगा तो अब केवल हमको इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी निकालना है, और वह भी बहुत आसान है। पोटेंशियल जब जानते हैं तो पोटेंशियल एनर्जी में कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि
कोई बिंदु आवेश से r दूरी पे विभव का मान आप लोग पता है, जानते हैं, v बराबर क्या होता है 1/4πε0 q/r। अब उसी को कहेगा कि दो आवेश है q1 q2, दोनों के बीच कुछ दूरी है और उसका इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा। एक इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल है और एक इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी है। तो पोटेंशियल में क्या है, इकाई आवेश को अनंत से वहाँ तक लाने में, मान लो यह Q1 आवेश यहाँ फिक्स कर दिया और Q2 आवेश जो है तो उसको r दूरी पे रखा है और दोनों के कारण इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी निकालना है। तो विभव तो हम जान रहे हैं कि Q1 के कारण r दूरी पे विभव हो गया 1/4πε0 Q1/r, और उसका मतलब क्या हुआ कि इकाई आवेश को अनंत से और उस बिंदु तक लाने में किया गया कार्य। और जब इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी है तो जब भी पोटेंशियल एनर्जी होगा दो आवेश के कारण, यानी इधर Q1 है इधर Q2 है, तो इकाई आवेश को लाने में किया गया कार्य पता ही है, तो Q2 को लाने में किया गया कार्य क्या हो जाएगा, Q2 से गुना कर दीजिएगा। इकाई का मान पता है 1/4πε0 Q1/r, यानी इकाई आवेश को अनंत से और किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य पता है। तब यहाँ पे अगर Q2 रख दिए आवेश को तो Q2 आवेश को लाने में कितना कार्य होगा, तो उसमें Q2 से गुना कर दीजिएगा। तो दो बिंदु आवेश Q1 Q2 का इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा 1/4πε0 Q1 Q2/r। तो पोटेंशियल हम पहले ही कहें कि पोटेंशियल क्लियर है, सारा चीज़ क्लियर हो जाएगा और प्रॉब्लम भी बहुत अच्छा से आप लोग को बनेगा। तो जो भी नया व्यूअर हैं आप शुरू से जाके चैनल विजिट कीजिए, पहला चैप्टर से देखिए और प्रोफेशनल होके देखिए। धन्यवाद।